एक टूटी फूटी झोपड़ी में दो बहनें रहती थीं, अनाया और सानवी। कठिन जिंदगी गुजार रही थीं। माता पिता के जाने के बाद उनका सहारा सिर्फ एक दूसरे का था। की धूप के बीच सानवी मंदिर से लौट रही थी। सानवी, इतनी देर क्यों लगी? कब तक दूसरों के काम में फंसती रहेगी? दीदी, राधा काकी की गाय झाड़ियों में फंस गई थी। निकालने में समय लग गया। दुनिया बदल गई है, लोग बस काम निकालते हैं। मैं बस तुम्हारे लिए चिंता करती हूँ। और मैं आपकी चिंता कम करने की कोशिश करती हूँ। हम दोनों साथ हैं दीदी, डर कैसा? सानवी ने पुराने संदूक से माँ की नीली साड़ी निकाली। समय ने उसे फीका कर दिया था, पर यादें अभी भी ताजा थीं। दीदी, माँ जब ये पहनती थी, हमें देखकर मुस्कुराती थी। लगता है वो आज भी साथ है। अगर तुझे कुछ हो गया ना, तो मैं अकेली कैसे जीऊंगी? तभी झोपड़ी के बाहर तीन परछाइयां रुकी। तेजवीर, कुसुम और उनका बेटा अरुण, यानी ताऊ, ताई और चचेरा भाई। बेटियों, संभालना मुश्किल है ना? चाहो तो अपनी जमीन हमें दे दो, बदले में तुम हमारे साथ रह लेना। हाँ, ये झोपड़ी में क्या रखा है? हमारे यहाँ रहो, आराम मिलेगा। हमें किसी की दया नहीं चाहिए। ये जमीन हमारे माँ बाप की निशानी है, इसे हम नहीं देंगे। सोच लो दीदी, बाद में पछताना मत। इतना कहकर तीनों वहां से चले जाते हैं। जाने के बाद झोपड़ी में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। दीदी, क्या सच में वो हमारी जमीन लेना चाहते हैं? हाँ, लेकिन जब तक मैं हूँ कोई इसे छू नहीं सकता। शाम को दोनों चूल्हे के पास बैठी। लकड़ियों की हल्की रोशनी में उनके चेहरे साफ दिख रहे थे। दीदी, कल कथा है, चलेंगे? मेरा मन हल्का हो जाएगा। तू चली जाना, मुझे लोगों के ताने सुनना पसंद नहीं। धीरे धीरे गहराती गई। दोनों जैसे तैसे खाना खाकर सो गईं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि आने वाला समय उनकी जिंदगी बदलने वाला है। अगली सुबह झोपड़ी के बाहर हल्की ठंडी हवा बह रही थी। रात की बेचैनी अभी भी अनाया के चेहरे पर साफ दिख रही थी। दीदी, मैं कुएं से पानी भर लाऊं? सुबह सुबह काम निपटा लूंगी। अकेली क्यों जाएगी? कल की बात के बाद मैं तुझे बाहर भेजते डर रही हूँ। दीदी, डर से जिंदगी नहीं रुकती। मैं जल्दी लौट आऊंगी। सानवी मटके के साथ बाहर निकल गई। रास्ता सुनसान था, लेकिन उसकी चाल में हिम्मत थी। उधर अनाया घर के सामने बैठी सोच रही थी, कितनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारियां। कुछ देर बाद गांव की महिला राधा काकी अनाया के पास आई। बिटिया, कल तेरे ताऊ तेजवीर बहुत गलत बातें कर रहे थे। जमीन पर उनकी नजर साफ दिख रही है। काकी, हम दोनों अकेली है। डर तो लगता है, पर जमीन किसी कीमत पर नहीं देंगे। डर मत, गांव में सब बुरे नहीं होते। कोई बात हो तो आवाज देना। उधर कुएं पर सानवी पानी भर रही थी। तभी अरुण पीछे से आकर पास खड़ा हुआ। सानवी, इतनी मेहनत क्यों? जमीन दे दो, हम लोग तुमको आराम से रख लेंगे। हमें किसी की मदद नहीं चाहिए अरुण भैया। मैं और दीदी खुद संभाल लेंगे। देखता हूँ ये झोपड़ी कब तक संभालती हो तुम दोनों। सानवी बिना जवाब दिए पानी का मटका उठाकर तेज कदमों से वापस चल पड़ी। दिल में डर था, लेकिन आंखों में हिम्मत। पहुंचते ही अनाया ने उसके चेहरे की घबराहट पहचान ली। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? अरुण मिला था, वही जमीन देने की बात कर रहा था। अब बात बढ़ने लगी है, हमें कुछ कदम खुद उठाने होंगे। अनाया ने पुराने लोहे के संदूक से कागज निकाले, जमीन के दस्तावेज। धूल झाड़ते हुए बोली, ये हमारे माँ बाप की आखिरी निशानी है। मैं इसे बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। इस समय गांव में कथा का ढोल बजने लगा। सानवी ने फिर से पूछा, दीदी, आज चलेंगे ना? थोड़ी देर ही सही। ठीक है, चल देखते हैं, शायद मन हल्का हो जाए। बहनें कथा सुनने मंदिर की ओर चली। किसी ने हल्की मुस्कान दी, किसी ने घूरा, लेकिन उनके कदम स्थिर थे। उन्हें पता नहीं था कि आज की रात उनकी किस्मत एक मोड़ लेने वाली है। मंदिर में कथा खत्म होते होते शाम का रंग काला होने लगा। गांव के लोग अपने अपने घरों को लौटने लगे। अनाया और सानवी ने भी झोपड़ी की ओर चलना शुरू किया। आज थोड़ी देर के लिए अच्छा लगा, मन शांत हो गया। हाँ, कभी कभी बाहर जाना भी जरूरी होता है। बस सब ठीक रहा।
दोनों बहनें अंधेरे रास्ते से गुजर रही थीं। सड़क के किनारे सूखी घास, टूटी बेंच और कभी कभार भौंकता कुत्ता ही उनके साथी थे। लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे हल्की सरसराहट सुनाई दी। बीबी, ये आवाज कैसी थी? किसी जानवर की होगी। चल जल्दी चलते हैं। दोनों तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन झाड़ियों के पीछे से एक परछाई सामने आकर खड़ी हो गई। चांद की रोशनी में चेहरा साफ दिखा। वह अरुण था। इतनी रात को अकेली घूमती हो, अच्छा नहीं लगता सानवी। रास्ता हमारा है और इज्जत भी। हटो यहाँ से। अपनी दीदी को समझा लो, जमीन दे दो तो हम भी अच्छे बन जाए, वरना। धमकी देना बंद करो अरुण भैया। हमारे पास कुछ नहीं है देने को। जो है वो भी माँ बाप की निशानी है। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तब खुद जमीन लेकर जाऊंगा। उस दिन कहीं भाग मत जाना। ये कहकर वो झाड़ियों में गायब हो गया। कुछ पल तक हवा भी जैसे रुक गई। दीदी, अब ये मामला बहुत बिगड़ गया है। डर मत, हम अकेली हैं, लेकिन बेबस नहीं। कल सुबह सरपंच से बात करेंगे। झोपड़ी पहुंचने तक उनके कदम भारी हो गए थे। अंदर अंधेरा था, जैसे घर भी उनकी चिंता महसूस कर रहा हो। दीदी, माँ होती तो क्या करती? वो कहती, डर से लड़ो, किसी के आगे झुको मत। उन्होंने रोटी का आखिरी टुकड़ा बांटकर खाया और बिना बोले लेट गईं। दोनों बहनों की आंखों में रात की थकान अभी भी बाकी थी, लेकिन आज उन्हें एक बड़ा कदम उठाना था, सरपंच से बात करने का। सानवी, जल्दी तैयार हो जाओ, आज हम सरपंच के पास जाएंगे। दीदी, क्या वो हमारी बात सुनेंगे? अगर हम चुप बैठे तो तेजवीर कुछ भी कर सकता है, बोलना ही पड़ेगा। दोनों बहनें गांव के चौक की ओर चली। रास्ते में कुछ लोग उन्हें देखकर फुसफुसाने लगे। बेचारी अनाथ लड़कियां, जमीन का चक्कर है। लेकिन अनाया ने किसी की परवाह नहीं की। सरपंच का घर बड़ा था, ऊंची दीवारें, चौड़ा दरवाजा और आंगन में बैठा सरपंच था। सरपंच जी, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। कहो बेटा, क्या परेशानी है? हमारे ताऊ तेजवीर और उनके बेटे अरुण हमें जमीन देने का दबाव डाल रहे हैं। ये मामला पहले भी सुना है, लेकिन जमीन तुम्हारे नाम है ना? हाँ, कागज हमारे पास है, पर वो लोग धमकी दे रहे हैं। सरपंच कुछ पल सोचकर बोला, चिंता मत करो, आज शाम पंचायत बुलाऊंगा, वहां सबके सामने बात साफ हो जाएगी। धन्यवाद सरपंच जी। बहनें राहत की सांस लेकर लौट रही थीं कि अचानक रास्ते में कुसुमताई मिल रही। चेहरे पर हमेशा की तरह बनावटी मिठास थी। अरे बेटियों, सुबह सुबह कहाँ घूम रही हो? सरपंच से मिलने गए थे, शाम को पंचायत है। ओह, तो अब तुम लोग पंचायत तक पहुँच गई हो। हम सिर्फ अपना हक बचा रहे हैं ताई। हक? किस हक की बात कर रही हो? ये सब तेजवीर का ही है। अनाया ने बिना कुछ कहे सानवी का हाथ पकड़ा और वहां से चल दी। कुसुम की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। पहुंचकर दोनों चूल्हे के पास बैठी। अनाया ने दस्तावेज सामने रखे। आज शाम ये दस्तावेज दिखाना बहुत जरूरी है। वहाँ जो भी हो, सानवी, डरना नहीं। मैं आपके साथ हूँ दीदी, चाहे कुछ भी हो। गांव के चौक में लोग इकट्ठा हो रहे थे, कुछ तमाशा देखने, कुछ सच जानने। पंचायत का ढोल बज चुका था। अब फैसला होने वाला था, दो बहनों की जमीन किसकी और उनकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी। गांव का चौक लोगों से भर चुका था। पंचायत शुरू होने वाली थी। गांव वाले कानाफूसी कर रहे थे। आज राज खुलेगा। तेजवीर नहीं मानेगा। लड़कियां अकेली हैं बेचारी। अनाया और सानवी चौक के बीच खड़ी थी, डरी हुई पर मजबूत। पंचायत शुरू की जाती है। अनाया और सानवी का मामला सुना जाएगा। पहले दोनों बहनें अपनी बात रखें। हमारी जमीन पर ताऊ तेजवीर और उनका बेटा अरुण जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। कहते हैं कि हम जमीन उन्हें दे दें। उन्होंने हमें धमकाया भी है सरपंच जी। भीड़ में हलचल मच गई। तभी तेजवीर आगे आया, छाती चौड़ी, चेहरे पर गुस्सा। ये दोनों झूठ बोल रही हैं। वो जमीन हमारे खानदान की है। इनके माँ बाप ने बस कुछ दिन देखभाल की थी। असल मालिक हम हैं। हाँ, और ये दोनों लड़कियां हमें बदनाम कर रही हैं। नाटक करने में माहिर है दोनों। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, कहीं विश्वास, कहीं शक, कहीं सहानुभूति। अनाया ने धीरे से अपने दस्तावेज निकाले। ये रहे जमीन के मूल कागज। इन पर माँ और पिता के साइन हैं
और नीचे हमारा नाम भी अंकित है। सरपंच ने दस्तावेज हाथ में लेकर ध्यान से देखने शुरू किए। पूरा चौक एकदम शांत हो गया। कुछ पलों बाद कागज साफ बताते हैं कि जमीन इन दोनों बहनों की है। तेजवीर, तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है। चौक में हल्की सी सराहना की आवाज उठी। अच्छा हुआ, सच की जीत। लेकिन तेजवीर का चेहरा तमतमा गया। ये कागज झूठे हैं। ये लड़कियां हमें धोखा दे रही हैं। शांति। पंचायत का फैसला अंतिम है। जमीन अनाया और सानवी की है। कोई भी इन पर दबाव नहीं डाल सकता। कुसुम और अरुण ने गुस्से से एक दूसरे को देखा। स्पष्ट था उन्हें हार स्वीकार नहीं थी। वे तीनों बिना कुछ बोले चौक से निकल गए, लेकिन उनके कदमों में गुस्सा और आंखों में बदला साफ जल रहा था। बहनें पंचायत से उठकर घर लौटने लगी। रास्ते में हवा ठंडी थी, पर मन में डर की हल्की चुभन भी। उन्हें पता था आज की जीत असली लड़ाई की शुरुआत है। दीदी, बच गए हम। सरपंच ने सच में हमारी मदद की। हाँ सांदी, पर तेजवीर हार नहीं मानने वाला। हमें सावधान रहना होगा। पहुंचने तक रात हो चुकी थी। अनाया और सानवी चूल्हे की मंद रोशनी में बैठे थीं। दीदी, क्या ताऊजी हमें ऐसे ही छोड़ देंगे? आज पंचायत में हार गए, इसलिए और गुस्सा होंगे। मैं जानती हूँ सानवी, उनकी आंखों में बदले की आग साफ दिख रही थी, पर डरने से कुछ नहीं होता। झोपड़ी के बाहर अचानक किसी के पैरों की आहट हुई। दोनों बहनें घबरा कर बैठ गईं। कुछ पल बाद दबे कदमों से कोई पास आया। दरवाजे की झिरी में परछाई दिखाई दी। दीदी, कोई बाहर है। कौन होगा? शायद हवा हो या कोई जानवर। परछाई धीरे धीरे हट गई। कुछ क्षण बाद सन्नाटा लौट आया। दोनों ने राहत की सांस ली, पर डर दिल में बना रहा। मुझे लगता है ताऊजी ने पंचायत के बाद कुछ न कुछ जरूर सोचा होगा। हाँ, और हम भी अब अकेले नहीं रहेंगे। कल सुबह ही हम सरपंच जी से फिर बात करेंगे। अगली सुबह बहनें खेत का हाल देखने पहुंची, पर खेत में दाखिल होते ही दोनों के कदम रुक गए। सब्जियों के कई पौधे कुचल दिए गए थे। मिट्टी उखड़ी हुई थी। कुछ हिस्सों में किसी ने जानबूझकर नाली जैसा गड्ढा खोदा था। दी, ये सब किसने किया? कल ही तो सब ठीक था। ये इंसान का काम है। जानवर ऐसा नुकसान नहीं कर सकते। अनाया ने नीचे देखा। उसके पैर के पास ही एक टूटी हुई चप्पल का निशान दिखा। वो आकार अरुण की चप्पलों जैसा ही था। सानवी, देख, ये निशान किसके हो सकते हैं, तुझे पता है? अरुण? सानवी डर से कांपने लगी। अनाया ने उसका हाथ पकड़कर उसे ठीक से खड़ा किया। डर मत। अगर उन्होंने बदला लेना शुरू किया है तो हम भी झुकेंगे नहीं। ठीक उसी समय खेत की दूसरी ओर से एक आवाज आई। बेटियों, उधर मत जाओ। सुबह सुबह मैंने 2 परछाइयां भागते हुए देखी थीं। मुझे शक है कि तुम्हारे चाचा के घर की ही होंगी। तो उन्होंने ही फसल नष्ट की है। हाँ, और ये तो बस शुरुआत है। मैंने जितना देखा उससे लगता है वो कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। अनाया की आंखें पल भर के लिए भय से भरी, लेकिन अगले ही पल वो मजबूत हो गईं। अगर उन्होंने जंग चाही है तो हम अब पीछे नहीं हटेंगे। दोनों बहनें खेत से निकलकर तेजी से सरपंच के घर की ओर बढ़ीं। उनके कदम जल्दी जल्दी चल रहे थे। अनाया और सानवी तेज कदमों से सरपंच के घर पहुंची। सुबह का आसमान बादलों से घिरा था, जैसे आज कुछ बुरा होने वाला हो। अरे बेटियों, इतनी जल्दी? चेहरे देखकर लगता है कुछ गंभीर बात है। सरपंच जी, किसी ने रात में हमारी फसल बर्बाद कर दी। हमने खेत में अरुण की चप्पल का निशान भी देखा है। शेखर के चेहरे पर चिंता की लकीरें पड़ गईं। ये मामला अब बढ़ चुका है। कल पंचायत के बाद मेरे कानों तक भी कुछ बातें पहुंची थी। कैसी बातें? सरपंच ने गहरी सांस ली। सुना है तुम्हारे ताऊजी आज रात किसी से मिलने वाले हैं, और वो लोग गांव के बाहर वाले महुआ घाट में इकट्ठा होंगे, कुछ बड़ा फैसला लेने के लिए। क्या हमारी वजह से? तुम दोनों की हिम्मत उन्हें चुभ रही है, और जहां अहंकार होता है वहां बदला भी होता है। अगर वो कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं तो हमें पहले ही जानना होगा कि वो क्या प्लान बना रहे हैं। तुम क्या सोच रही हो अनाया? आज रात
मैं खुद महुआ घाट जाऊंगी। दीदी, वहां जाना बहुत खतरनाक है। ताऊजी और अरुण अगर तुम्हें देख ले तो। सानवी, डरकर बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर हम जान गए कि उनका इरादा क्या है तो हम खुद को बचा पाएंगे। सरपंच ने अनाया की दृढ़ आंखों को देखा और धीरे से बोला, ठीक है, लेकिन तुम अकेली नहीं जाओगी। मेरे एक भरोसेमंद आदमी रघु, वो भी वहां रहेगा। दूर से नजर रखेगा। अगर कुछ गलत लगा तो वो तुरंत तुम्हें बचा लेगा। ठीक है सरपंच जी, हम आज रात तैयार रहेंगे। पूरी तरह घिर चुकी थी। गांव के ऊपर बादल दबे पांव चल रहे थे और महुआ घाट की ओर जाने वाला रास्ता पेड़ों की छाया में लगभग गायब सा होता जा रहा था। अनाया धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। पीछे दूर से रघु उसकी निगरानी कर रहा था। बस थोड़ी दूरी और सच्चाई मिल ही जाएगी। घाट पर पहुंचते ही उसे दूर से लालटेन की मध्यम रोशनी दिखी। किसी के बोलने की आवाजें हवा में तैर रही थी। वो झाड़ी के पीछे छिपकर सावधानी से सुनने लगी। कुछ पुरुषों की परछाइयां जलते अंगारे के पास बैठी थीं। कल वाली पंचायत में जो हुआ उसका बदला लिया जाएगा। ये अरुण की आवाज है। उसी के साथ एक और भारी कठोर आवाज सुनाई दी जो अनाया वर्षों से पहचानती थी। दोनों लड़कियां अब हाथ से निकल चुकी हैं। अगर हमने अभी कदम नहीं उठाया तो कल पूरा गांव उनके साथ खड़ा हो जाएगा। मैंने खेत तो बिगाड़ दिए, पर उनका हौसला तोड़ना अभी बाकी है। अनाया की मुट्ठियां अनजाने में कस गईं। अगला वाक्य उसने जितना सोचा भी ना था, वो उससे कहीं अधिक डराने वाला था। किसी तरह सानवी को पकड़ना होगा। उस पर दबाव होगा तो अनाया खुद हथियार डाल देगी। सानवी, वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अनाया ने आंसू रोक लिए, लेकिन उस क्षण डर की जगह उसके भीतर क्रोध जलने लगा। अभी वह पीछे हटने ही वाली थी कि झाड़ियों में उसका पैर अटक गया। एक हल्की टहनी टूटने की आवाज। कोई है वहां? अरुण की लालटेन की रोशनी उसकी ओर बढ़ने लगी। अनाया ने खुद को झाड़ियों में और नीचे दबा लिया, सांस रोककर। अचानक रघु दूर से सीटी जैसी हल्की आवाज निकालता है, जैसे किसी जानवर की पुकार। अरुण भ्रमित होकर दूसरी दिशा में देखता है। शायद कोई लोमड़ी होगी। चलो वापस काम की बात करो। अनाया ने राहत की सांस ली, पर वो अब एक सेकंड भी वहां नहीं रुक सकती थी। वो चुपचाप धीरे धीरे पीछे हटने लगी और तभी उसे एक बेहद चौंकाने वाली बात सुनाई दी। कह दो उस ठेकेदार को आज रात वो मेरे साथ आए। जहां झोपड़ी है वहीं से काम शुरू होगा। झोपड़ी? मतलब वो हमारे घर पर हमला करने वाले हैं? ये सुनते ही अनाया का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब वक्त नहीं बचा था। वह घाट से भागना शुरू कर देती है। पेड़ों की छाया उसके पीछे हिलती है। आंधी और तेज हो गई थी और उसके हर कदम की आवाज उसके डर से भी जोर से गूंज रही थी। कहानी अब उस बिंदु पर आ चुकी थी जहां एक गलत कदम सब कुछ नष्ट कर सकता था और अनाया के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, सानवी को बचाना। महुआ घाट से भागती हुई झोपड़ी की ओर लौट रही थी। आंधी तेज थी, मिट्टी हवा में उड़ रही थी। हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि समय उससे तेज भाग रहा है। सानवी, मुझे उसके पास पहुंचना होगा, कहीं देर ना हो जाए। झोपड़ी के अंदर सानवी अकेली बैठी थी। रात की खामोशी उसे और डरा रही थी। दूर दूर कुत्तों का भौंकना और हवा की सीटी जैसी आवाज। उसे पता नहीं था कि खतरा कितनी नजदीक है। झोपड़ी से कुछ ही दूरी पर 3 परछाइयां अंधेरे में चलते दिखाई दी। लालटेन की हल्की रोशनी में अरुण के हाथ में लोहे की रॉड चमकी। काम जल्दी करना है, लड़की बाहर आए बस। अगर वो बाहर ना आए तो हम ही अंदर घुसेंगे। को अचानक झोपड़ी के आसपास कदमों की आवाज सुनाई दी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कौन? कोई बाहर है क्या? अचानक झोपड़ी के बास वाले दरवाजे पर किसी ने जोर से चोट मारी। खोल सानवी, हमें बात करनी है। तुम्हारी दीदी ने हमें कोर्ट कचहरी दिखाने की कोशिश की है। अब हम भी अपना तरीका अपनाएंगे। इसी बीच अनाया खेतों को पार करते हुए झोपड़ी के पास पहुंच गई। उसे दूर से लालटेन की रोशनी दिखी।
सानवी, दरवाजे से दूर हट जा। अरुण और ताऊजी चौंक कर पीछे मुड़े। अनाया ने बिना रुके एक पत्थर उठाया और जोर से अरुण की लालटेन पर फेंक दिया। छन! लालटेन टूटकर बुझ गई। अंधेरा गहरा हो गया। तू यहाँ? आज तुझे बचने नहीं दूंगा। अरुण लोहे की रॉड लेकर अनाया की ओर झपटा। अनाया पीछे हटती हुई बोली। हिम्मत है सानवी को छोड़कर मेरी तरफ आ। ताऊजी ने इशारा किया और दूसरा आदमी झोपड़ी के पास गया, जिसका मतलब था कि सानवी अभी भी खतरे में थी। उन सबका ध्यान बांटने के लिए अनाया जोर से चिल्लाई, पकड़ो, इन्हें पकड़ो। कुछ पलों के लिए सभी रुक गए, क्योंकि दूर से एक आदमी दौड़ता हुआ आ रहा था। वो रघु था, सरपंच का भरोसेमंद आदमी। हटो वहां से, सरपंच जी आ रहे हैं। ताऊजी और अरुण हड़बड़ा गए। उन्होंने अंधेरे का फायदा उठाया और जल्दी जल्दी खेतों की तरफ भाग निकले। रघु उनके पीछे दौड़ा, लेकिन घोर अंधेरा था। वे रात में गुम हो चुके थे। तेजी से झोपड़ी में घुसी। सानवी को उसने कांपते हुए पाया। दीदी, मुझे लगा मैं बचूंगी नहीं। अब मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। वापस आया और कुछ ही देर में सरपंच शेखर भी पहुंच गए। उन्होंने चारों ओर देखा। सरपंच की आंखों में गुस्सा था। अब फैसला आखिरी होगा। कल सुबह पूरे गांव की पंचायत बुलाऊंगा। या तो ये अत्याचार आज खत्म होगा या फिर किसी की जिंदगी। रात तूफान में बदल चुकी थी, लेकिन असली तूफान कल की पंचायत में आने वाला था। की ठंडी हवा के साथ गांव के चौपाल में लोगों की भीड़ जमा होने लगी। कल की रात ने सबको बेचैन कर दिया था। अनाया और सानवी धीरे धीरे चौपाल की तरफ पहुंची। दोनों के चेहरों पर रात की थकान साफ दिख रही थी, लेकिन आंखों में हिम्मत अब भी थी। आज हम किसी की तरफदारी नहीं करेंगे, सिर्फ सच सुना जाएगा और उसी पर फैसला होगा। तभी दूसरी तरफ से ताऊजी, धर्मवीर और अरुण आए। उनके साथ दो और लोग थे जो रात के हमले में शामिल थे। चौपाल में सन्नाटा छा गया। ये दोनों लड़कियां झूठ बोल रही हैं। हमने कुछ नहीं किया। अगर हमने झूठ बोला होता तो डर के मारे सामने खड़े भी नहीं होते। अनाया ने आगे बढ़कर सारे सबूत सरपंच को सौंपे। खेत में मिला चप्पल का निशान, टूटी हुई फसल, झोपड़ी पर हमला और रघु की गवाही। रघु आगे आया। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। रात महुआ घाट में ये लोग अनाया और सानवी को सजा देने की बात कर रहे थे। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। कुछ लोग ताऊजी से नजरें चुराने लगे। ताऊजी का चेहरा तमतमा गया। रघु झूठ बोल रहा है। मैंने तो सिर्फ अपने घर की इज्जत बचाई है। इज्जत? इज्जत तब टूटती है जब आप दो अनजान लड़कियों पर अत्याचार करते हो, जब आप एक झोपड़ी जलाने को तैयार रहो, जब आप अपनी ही खून की बेटियों को डराते हो। गांव बिल्कुल शांत हो गया। हर किसी की आंखें ताऊजी पर थीं। सरपंच ने अंतिम फैसला सुनाने से पहले गांव के बुजुर्गों को बुलाया। काफी चर्चा के बाद ताऊजी, धर्मवीर, अरुण और उनके साथियों, आप सबने रात में हमला किया, फसल नष्ट की और दो लड़कियों की जान खतरे में डाली। इसलिए पंचायत का फैसला है, उनके खेत का नुकसान आप भरेंगे। आप तीनों को 1 महीने तक गांव के काम में सेवा करनी होगी। अगर दोबारा इन लड़कियों को तंग किया तो सीधा पुलिस को सौंपा जाएगा। गांव में तालियों की आवाज गूंज उठी। कई लोगों ने राहत की सांस ली। ताऊजी और अरुण चुपचाप सिर झुकाए खड़े थे। उनकी हार साफ थी। दीदी, हमें आज न्याय मिल गया। न्याय नहीं सानवी, आज हमने खुद को साबित किया है। पंचायत खत्म हुई। लोग अपने घर लौटने लगे। गांव में पहली बार हवा हल्की और साफ महसूस हुई। अनाया और सानवी धीरे धीरे घर की ओर चली। टूटी फूटी झोपड़ी के सामने खड़े होकर दोनों ने एक दूसरे की ओर देखकर राहत की सांस ली। अब क्या करेंगे दीदी? अब हम इस घर की दीवारें उठाएंगे अपने दम पर, और डर को कभी अपने आंगन में नहीं आने देंगे। धूप की एक किरण बादलों के बीच से निकलकर उनकी झोपड़ी पर पड़ी, जैसे नया दिन नई शुरुआत का वादा कर रहा हो। और यूं दो बहनों की लड़ाई, उनकी हिम्मत और उनका विश्वास गांव की आखिरी रोशनी बन गया।